आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो नमस्कार, 10 अगस्त है आज, गुरुवार का दिन भर में आपका स्वागत। मैं हूं नितिन ठाकुर। आप खुद ही एक और यूपीए का क्रियाकर्म कर रहे थे और दूसरी ओर जश्न भी मना रहे थे। और जश्न भी किस बात का? लोकसभा में आज अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का आखिरी दिन था। ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर निर्मला सीतारमण खूब बोले, लेकिन खास रहा पीएम मोदी का भाषण, जिसके बीच विपक्षियों ने लगाए मणिपुर के नारे। क्या तस्वीर रही आज लोकसभा की, इससे दिन भर की शुरुआत करेंगे। एक बिल आज बहुत चर्चा में है। ये तय करेगा मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को चुनने का प्रोसेस क्या रहने वाला है। इस बिल के पहलू टटोलेंगे। फिर एक रिपोर्ट जो कहती है कि कैसे सरकार ने पेंशन स्कीम के पैसे को अपने प्रचार में लगा लिया। क्या है इसकी सच्चाई, पूछेंगे। और पूछेंगे ये भी कि अमेरिका ने अपनी टेक कंपनियों को चीन में निवेश करने से रोका क्यों है। आखिर में आज की भौचक खबर, कैसे एक बेटिकट बीड़ीबाज ने वंदे भारत ट्रेन को आधे घंटे तक रुकवाए रखा। लेकिन पहले 60 सेकंड हेडलाइंस चेतना काला से। शुक्रिया नितिन। लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष का लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गिरा। स्पीकर ने लोकसभा में किया ऐलान। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के आखिरी दिन आज पीएम का संबोधन, सरकार की उपलब्धियां गिनाई, इतिहास के सहारे कांग्रेस पर हमला बोला। अधीर रंजन चौधरी और टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा का भी लोकसभा में संबोधन, केंद्र सरकार पर बोला हमला। आरएलडी के चीफ जयंत चौधरी मुंबई में होने वाले इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे, आरजेडी ने आज दी जानकारी। उत्तराखंड में बारिश से 9 लोगों की मौत, सीएम धामी ने लिया स्थिति का जायजा। राज्यसभा में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़ा बिल पेश, विपक्ष ने कहा ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कमजोर करने की कोशिश। नूह हिंसा के 2 आरोपी मुनसैद और सैकूल का एनकाउंटर, पैर में लगी थी गोली। उत्तर कोरिया की सेना का शीर्ष जनरल बर्खास्त, किम जोंग उन ने किया युद्ध का ऐलान। यह है दिन भर, मैं हूं नितिन ठाकुर। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद आज प्रधानमंत्री का लोकसभा में भाषण शुरू हुआ। अपने वाक कौशल से उन्होंने विपक्ष के इंडिया अलायंस पर तीखे हमले किए और इस दौरान विपक्षी खेमे से मणिपुर की आवाजें आती रहीं, क्योंकि उनकी मांग थी कि प्रधानमंत्री मणिपुर पर बोलें। लगभग 1 घंटे तक बोलते रहने के बाद प्रधानमंत्री मणिपुर पर आए भी, लेकिन तब तक विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष के लाए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का आज तीसरा और आखिरी दिन था। प्रधानमंत्री आए, सबसे आखिर में बोले और कांग्रेस वक्ताओं के फीके भाषणों पर तंज किया। देखिए मजा इस डिबेट का कि फील्डिंग विपक्ष ने ऑर्गेनाइज की, लेकिन चौके छक्के यहीं से लगे और विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन पे नो बॉल पर ही करते आगे चलता जा रहा है। इधर से सेंचुरी हो रही है, उधर से नो बॉल हो रहे हैं। मैं हमारे विपक्ष के साथियों से यही कहूंगा कि आप तैयारी करके क्यों नहीं आते जी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता घमंडी कांग्रेस को पहले ही नो कॉन्फिडेंस कह चुकी है। ग्लोबल इकोनॉमी पर उनके पास कोई विजन नहीं है, जबकि एनडीए सरकार के अगले कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और देश का विश्वास है कि 2028 में आप जब अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे, तब ये देश पहले 3 में होगा। ये देश का विश्वास है। प्रधानमंत्री से पहले आज दूसरे सांसदों ने भी अपनी बात रखी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री पर हमला बोला। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन की ताकत कितने है कि हमारे प्रधानमंत्री को हम लोग खींच के सदन में लाकर बैठे। यही ताकत होते हैं संसदीय परंपरा की। वहीं टीएमसी सांसद और तेज तर्रार वक्ता महुआ मोइत्रा ने मणिपुर की घटना को मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी बताया। On Manipur, the most pressing issue of the day, where we are all supposed to raho chup. The issue is that 2 communities today in Manipur have been pitted against each other in an atmosphere of civil war, of ethnic violence that has rarely been seen in India in the past few decades.
लेकिन आज संसद में सबसे ज्यादा चर्चा जाहिरन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की रही। आज तक रेडियो रिपोर्टर अमित भारद्वाज लगातार संसद की कार्यवाही पर नजर रखे हुए थे, तो हमने उनसे बात की। अमित, चर्चा का काफी दिलचस्प समापन हुआ और प्रधानमंत्री की स्पीच तो काफी पॉलिटिकली लोडेड थी। कैसी तस्वीर रही आज लोकसभा की? मॉनसून सत्र इस साल कहा जा सकता है कि पिछले साल के मॉनसून सत्र की तरह वॉश आउट हो गया। पॉलिसी मैटर्स को लेकर जिस तरह से चर्चा होनी थी, और आखिरी जो 3 दिन हैं, हालांकि 11 तारीख है आखिरी दिन, लेकिन 8, 9 और 10 ये 3 दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन की प्रोसीडिंग्स में बीता है। पहले दिन हमने देखा था गौरव गोगोई ने हमला बोला सरकार के ऊपर, तो सरकार की तरफ से पलटवार हुआ। कल राहुल गांधी ने बात की तो स्मृति ईरानी ने चार्ज संभाला था, और आज जब अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के नेता हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन हैं लोकसभा में, उन्होंने सरकार पर जमकर हमला बोला। और एक समय तो ऐसा आ गया जब ऐसा लगा कि सदन अब चल नहीं पाएगा, क्योंकि उनके कई सारे कमेंट्स को लेके बीजेपी ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से जबरदस्त हंगामा हुआ था। खासतौर पे जब उन्होंने वर्ड प्ले करने की कोशिश की नीरव मोदी के साथ, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीरव मोदी कह दिया और बाद में उसका स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि मैं तो शाब्दिक रूप से बात कर रहा था, नीरव मतलब क्वाइट शांत मोदी हो गए हैं मणिपुर के पूरे मुद्दे को लेकर। उसके बाद प्रधानमंत्री का अभिभाषण होता है, और प्रधानमंत्री जिस तरह से जाने जाते हैं लंबे स्पीचेस के लिए, उसी तरह की स्पीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि जिसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकारों की विफलता पर प्रधानमंत्री का जोर रहा। इसके साथ साथ अपनी सरकार जो उनकी पिछले 9 सालों से चल रही है, उसकी सफलता, उसके जो अचीवमेंट्स हैं, उस पे उन्होंने फोकस किया। अहम बात यह है कि हमने आमतौर पे देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर जब हमला बोलते हैं तो वो जो 1947 के बाद की कांग्रेस है उस पर फोकस रखते हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक रूप से और पीछे जाके प्रधानमंत्री ने हमला बोला कांग्रेस पे। एओ ह्यूम्स तक ले गए, ये कहकर कि कांग्रेस की स्थापना तक एक विदेशी ने की थी। झंडे को लेकर सवाल उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि अपॉर्चुनिस्टिक रही है कांग्रेस पार्टी, प्री इंडिपेंडेंस एरा में झंडा तक उन्होंने बदला, और साथ ही किस तरह से जो डिजर्विंग नेता थे उनको उनका ड्यू क्रेडिट तक नहीं दिया गया। सेंट्रल हॉल में सुभाष चंद्र बोस से लेके चौधरी चरण सिंह तक की जो तस्वीरें हैं वो अलग अलग समय में भाजपा समर्थित या भाजपा सरकार या एनडीए सरकारों ने सेंट्रल हॉल के अंदर लगाई। तो कुल मिलाकर इन्हीं लाइंस पे एक्सपेक्टेड था कि हमला होगा। जी अमित, विपक्ष का मूल मुद्दा तो देखिए मणिपुर था, किस हद तक प्रधानमंत्री एड्रेस कर पाए? देखिए, निश्चित रूप से जो विपक्षी पार्टियां हैं या इंडिया ब्लॉक है वो तो जरूर चाह रहा होगा कि प्रधानमंत्री अपने अभिभाषण में मणिपुर पर चर्चा करें। उसकी वजह ये है कि जो पूरा का पूरा नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, ये विपक्ष ने इस वजह से लेकर आया है कि उनका डे 1 से, जब से मानसून सत्र शुरू हुआ तब से बात कह रही थी कि प्रधानमंत्री सदन के बीच आए और सदन को मणिपुर के ऊपर विस्तृत अपनी तरफ से जानकारी दें। बाय एंड लार्ज जो पीएम का स्पीच रहा वो विपक्षी पार्टियों पर हमला बोलने के लिए, कांग्रेस पर हमला बोलने के लिए, प्री इंडिपेंडेंस से लेके जो करंट की कांग्रेस है राहुल गांधी पर हमला बोलने के लिए, इंडिया ब्लॉक पे हमला बोलने के लिए, बाकी जो विपक्षी पार्टियां हैं उन पर निशाना साधने के लिए बहुत सारा समय गया। इसके साथ साथ कि किस तरह से उनकी सरकार की अचीवमेंट रही है उस पर चर्चा उन्होंने की। ये भी कहा कि अगर गृह मंत्री अमित शाह जो मणिपुर पर चर्चा करना चाहते थे उनकी बात अगर विपक्षी पार्टियां सुन लेती, इंडिया ब्लॉक सुन लेता, तो संभवतः उस पर एक विस्तृत बातचीत हो सकती थी, लेकिन वो भी सुनने को तैयार नहीं है। और साथ ही पीएम ने इस बात पे भी फोकस करके रखा कि किस तरह से ये नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके सरकार के खिलाफ नहीं है बल्कि विपक्ष के खिलाफ है। विपक्ष के नंबर्स भी पूरे नहीं होंगे जब वोटिंग होगी इस पूरे मसले को लेकर। कहीं ना कहीं देखिए जो स्ट्रैटेजी थी अपोजिशन की या इंडिया ब्लॉक की आप कहें, वो यही थी कि पीएम से जितना संभव हो वो मणिपुर पे चर्चा हो, लेकिन मणिपुर पे बहुत ज्यादा कुछ सुनने को पहले 1 सवा घंटे में नहीं मिला।
और पीएम ने ये बात जरूर कही कि मणिपुर की चर्चा करने का इरादा विपक्ष में नहीं था और मणिपुर में शांति का सूरज उगेगा। देश में मणिपुर के लोगों के साथ हैं, जो अपराध हुआ है वह माफ करने के लायक नहीं है। इन चीजों पे पीएम ने जरूर बात की है, लेकिन जो बाय एंड लार्ज जो अपोजिशन ने चाहा होगा वो ये रहा होगा कि पीएम अपनी स्पीच की शुरुआत मणिपुर के मसले से करे। लेकिन फिर वही बात है कि ट्रेजरी बेंचेस अलग तरह से अपनी स्ट्रैटेजी बनाती है। ट्रेजरी बेंचेस जरूर एक मैसेज भी भेजना चाहेगी पूरे देश को कि किस तरह से जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो इंडिया ब्लॉक के खिलाफ है, वो विपक्षी पार्टियों के खिलाफ है, कांग्रेस के खिलाफ है, राहुल गांधी के खिलाफ है। तो स्ट्रैटेजीज अलग अलग होती हैं। जो जिस तरह का समय विपक्षी पार्टी से उम्मीद की थी कि पीएम देंगे मणिपुर पे, वो निश्चित रूप से नहीं हुआ है। जी अच्छा अमित, पीएम मोदी ने राहुल गांधी के भाषण में जो सवाल उठाए गए थे, आपके मुताबिक उन्हें कितना एड्रेस किया और राहुल पर किस तरह के हमले बोले? और साथ ही ये भी बताइए कि दोनों नेताओं के भाषण हमने सुने हैं, तो तुलनात्मक रूप से आपके ऑब्जर्वेशन क्या हैं दोनों को लेकर? कंपैरिजन जब हम करेंगे तो पीएम के पास जो टाइम अलॉटेड है वो कहीं ज्यादा है और राहुल गांधी का जो टाइम अलॉटमेंट था वो कहीं कम था। आप राहुल गांधी के स्पीच के एनालिसिस अगर करेंगे तो इंग्लिश स्पीकर्स या डिबेटर्स जो होते हैं, जो अंग्रेजी में वाद विवाद करते हैं, तो उनकी एक भाषण की ट्रैजेक्टरी होती है कि एक सेटअप करना, सेटअप को फर्दर करना अपने एजेंडे की तरफ ले जाने के लिए और फिर एजेंडे पे आना। तो एक बहुत ही फॉर्मूला स्पीच होता है वो। उसी फॉर्मूला स्पीच पे राहुल गांधी का अभिभाषण कल था, जिसमें वो कहीं ना कहीं चाहते होंगे कि भारत जोड़ो यात्रा वो हाउस के रिकॉर्ड्स में जाए और उनकी जो जर्नी रही है भारत जोड़ो की उसको जरूर ही रिकॉर्ड किया जाए। और यही वजह है कि उनके स्पीच का अगर आप एक बड़ा हिस्सा देखेंगे, 40 से 50% हिस्सा, तो वो सेटअप के अंदर और भारत जोड़ो को कैसे इंक्लूड किया जाए अपने एजेंडे तक पहुंचने के लिए, यानी कि मणिपुर का जो एजेंडा था उनका, वहां तक पहुंचने के लिए उसमें गया। और फिर जिस तरह के हमले राहुल गांधी ने पंचेस अपने स्पीच के आखिरी 40% हिस्सों में किया है, वो बहुत इंटरेस्टिंग था और एक्सपंज भी हुआ। उसका बहुत बड़ा हिस्सा आप कह सकते हैं कि एक्सपंज हुआ है। बाद में जो लोकसभा के स्पीकर थे उन्होंने एक्सपंज किया। तो निश्चित रूप से ये एक डिसअपॉइंटमेंट आप कह सकते हैं कि जो 40 से 50% हिस्सा सेटअप में मणिपुर तक पहुंचने के लिए जो राहुल गांधी ने जाया किया, अगर वो पूरा मणिपुर पे फोकस करते तो क्या वो बेहतर होता? एक रणनीति थी उनके जो टीम्स ऑफ रिसर्चर्स रहे होंगे या कांग्रेस की, वो अपनी जगह पे उन्होंने कुछ सोच के ऐसा किया होगा। लेकिन निश्चित रूप से लोग जो सुन रहे थे उनको जरूर उम्मीद रही होगी कि पूरा का पूरा वो 30 मिनट मणिपुर पे हो, इसके साथ साथ जो इस वक्त के इश्यूज हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, उसको लेकर हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अविश्वास प्रस्ताव के अलावा आज संसद एक और वजह से चर्चा में थी। वो वजह है एक खास बिल। ये बिल है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स बिल 2023। इस बिल के जरिए अब देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और राज्यों के चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया बदलने जा रही है। मामला शुरू हुआ था 2015 में। एक वकील हैं अनूप बरनवाल, सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल की थी। इस PIL के जरिए उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के तरीके को चैलेंज किया था। 2018 में सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने इस मामले को बड़ी बेंच के पास ट्रांसफर किया और इस बेंच को फिर जस्टिस KM जोसेफ ने लीड किया। साल 2023 यानी इसी साल के मार्च महीने में इस केस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। कहा कि सरकार को जल्द ही इन नियुक्तियों को लेकर नियम तय करने चाहिए। ये एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम है जिसके ना भरने पर न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। खैर, सरकार ने कोर्ट के फैसले को माना और राज्यसभा में लिस्ट हुआ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स बिल 2023। अब इस बिल में क्या है और इस बिल के कानून बनने से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर क्या बदलने वाला है, हमने पूछा कानूनी मामलों से जुड़ी खबरें कवर करने वाली आज तक रेडियो रिपोर्टर अनीशा माथुर से। देखिए, जो बिल आया है, जो आज राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया है लॉ मिनिस्टर ने, उसमें बात ये हुई है कि जो इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के लिए जो सिलेक्शन कमिटी होगी, उसमें मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और एक कोई कैबिनेट मिनिस्टर जो है
वो शामिल रहेगा। अब इस प्रावधान के ऊपर आपत्तियां इसलिए आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी मई में ही एक जजमेंट पारित की थी जिसमें ये कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट को पूरी तरह से इंडिपेंडेंट रखना जरूरी है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि क्योंकि कोई प्रॉपर प्रोसेस नहीं बना हुआ है इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट का, इसलिए एक हाई पावर्ड कमिटी जिसमें प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस, ये 3 लोग हों, ऐसी ये सिलेक्शन कमेटी होनी चाहिए ताकि कोई ये ना कह सके कि सरकार के दबाव में आकर इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट हुई है। अब जो प्रपोज्ड बिल है उसमें यह है कि क्योंकि सरकार की तरफ से 2 लोग होंगे, प्राइम मिनिस्टर और एक कोई कैबिनेट मिनिस्टर, इसलिए अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन कोई आपत्ति जताना भी चाहेगा तो तब भी वो कुछ कह नहीं पाएंगे क्योंकि 3 लोगों में से 2 तो सरकार के ही मिनिस्टर्स हो जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर इस तरह से सरकार का कंट्रोल रहेगा इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट पर, तो जो इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन की बात हुई है उसको तो पूरी तरह से ताक पे रख दिया गया है। इसी वजह से इस मुद्दे पर सवाल उठ रहे हैं। बहुत सारे ऑपोजिशन लीडर्स ने सोशल मीडिया पर, मीडिया में आकर इस जो बिल टेबल हुआ है उसका विरोध किया है। लेकिन फिलहाल राज्यसभा में इस बिल को इंट्रोड्यूस तो किया गया है, लेकिन इस पर चर्चा अभी ये बात हुई है, ये बताया गया है कि शायद विंटर सेशन में इस बिल पर चर्चा होगी। तो फिलहाल इसको टेबल तो कर दिया गया है, इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, लेकिन चर्चा अभी पार्लियामेंट में इस बिल पर नहीं हुई है। लेकिन साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब सीधे तौर पे कहा है कि इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन सर्वोपरि है, तो इस तरह का बिल लाकर सरकार पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन पर अपना कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर, काम को लेकर अक्सर सवाल होते रहते हैं। सरकार किसी की भी हो, पक्षपात के आरोपों की कहानी काफी पुरानी है। अब जब नियुक्ति में सरकार का स्टेक और बढ़ सकता है, जैसा अनीशा बता रही थी, तो क्या ये सवाल और गंभीरता से नहीं उठेंगे जो चुनाव आयोग की स्वायत्ता को लेकर उठते रहे हैं? जी बिल्कुल, चुनाव आयोग की स्वायत्ता पर ही सवाल इस समय उठाए जा रहे हैं, क्योंकि इस बिल के अंतर्गत भी ऐसा किया गया है कि जो सर्च कमिटी है जो बनाई, जो देखेगी कि किसको मनोनीत किया जा सकता है पैनल के लिए, सिलेक्शन के लिए, वो भी कैबिनेट सेक्रेटरी और 2 सेक्रेटरी लेवल के लोग रहेंगे। वो बनाएंगे 5 लोगों का पैनल जिनको कंसिडर किया जाएगा। और जो सिलेक्शन कमेटी है जो फाइनली इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करेगी, वो भी कैबिनेट मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन की रहेगी। इसीलिए लगातार जिस तरह से विपक्ष का सवाल यही रहा है कि फिर स्वायत्तता की बात रह ही कैसे जाएगी, क्योंकि आप मनोनीत भी कर रहे हैं सेक्रेटरी लेवल या सेक्रेटरी रह चुके इंसान को, तो वैसे ही वो कोई ब्यूरोक्रेट रहेगा। हालांकि इलेक्शन कमिश्नर जो है ब्यूरोक्रेट ही होता है। उसके अलावा आप कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं, जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें प्राइम मिनिस्टर और एक कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे, तो कोई अगर तो न्यूट्रल सीईसी की जो बात हुई थी उसका वो कहां से रह गया। अब आप अगर देखें तो बहुत सारे विपक्षी दलों ने इस पर सवाल उठाया है, क्योंकि आप टीएमसी को देख लीजिए, आम आदमी पार्टी को देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, सब वही कह रहे हैं कि देखिए जिस तरह से ये बनाया गया है, ये प्रपोज्ड बिल है, सुप्रीम कोर्ट ने जो सुझाव दिया था कि इंडिपेंडेंस के लिए आप कोई ऐसा कानून लेकर आए जिससे बिल्कुल इंडिपेंडेंटली जो चुनी हुई सरकार है उसका कंट्रोल ना रहे, बिल्कुल भी कंट्रोल उसका ना रहे अपॉइंटमेंट पर, उसको बिल्कुल ही उल्टा दिया गया है। इनफैक्ट आम आदमी पार्टी ने तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी तो चीफ जस्टिस पर भी भरोसा नहीं करते, क्योंकि चीफ जस्टिस को जो कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि आप कमिटी में चीफ जस्टिस को या किसी जज को रख लीजिए, उसको पलटकर भी अब कैबिनेट मिनिस्टर को रखने की बात की गई है। तो जो न्यूट्रल सीईसी की अपॉइंटमेंट की बात थी उसको तो बिल्कुल ही बीजेपी सरकार अपने कंट्रोल में लाके रखना चाहती है, ये आम आदमी पार्टी ने भी आरोप लगाया है। बहुत बहुत शुक्रिया निशा।
यही मौसम था अगस्त का, संसद का मॉनसून सत्र, लेकिन साल था 2012। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह यूपीए सरकार के प्रति असंतोष को ढो रहे थे। कैग की 3 पॉइंटर्स वाली रिपोर्ट संसद में पेश हुई। यूपीए सरकार पर 3 बड़े घोटालों का आरोप लगा। कोल आवंटन घोटाला, दिल्ली एयरपोर्ट के निर्माण से जुड़ी धांधली और देश के एक उद्योगपति को अनैतिक तौर पर फायदा पहुंचाने की कोशिश। बाद में इस रिपोर्ट को पॉलिटिकली किस तरह भुनाया गया वो तो इतिहास है। 2 साल बाद चुनाव हुए थे और यूपीए सत्ता से चली गई थी। 11 साल बाद देश की उसी संसद में मंगलवार को फिर कैग की रिपोर्ट पेश हुई। कल ही हमने उस रिपोर्ट के एक पक्ष, जिसमें आयुष्मान भारत योजना से जुड़े करप्शन पर बात की थी, आज उसी रिपोर्ट के दूसरे पक्ष पर बात करेंगे। रिपोर्ट कह रही है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ओल्ड पेंशन से जुड़े पैसों का इस्तेमाल अपनी कई योजनाओं के प्रचार के लिए किया है। 2017 से 2022 तक के ऑडिट में कैग ने पाया है। खर्च की गई रकम कितनी बड़ी है, कब कब ऐसा किया गया और कहां कहां ये फंड्स डाइवर्ट किए गए। रिपोर्ट को पढ़कर इन सवालों के जवाब ढूंढे हैं हमारे साथी कुलदीप मिश्र ने। हमने उनसे बात की। अच्छा कुलदीप, सबसे पहले ये बताइए कि ये फंड डाइवर्जन कैसे किया गया और किस पैमाने पर? देखिए, ये रिपोर्ट है देश के ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक प्रोग्राम की, जिसे हम कहते हैं NSAP, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। और इसी प्रोग्राम के तहत सोशल सिक्योरिटीज़ की तमाम स्कीम्स चलती हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम वगैरह। इसी से जुड़ा ये मामला है जिसका जिक्र कैग की रिपोर्ट में हुआ है। तो ये रिपोर्ट कहती क्या है? तो रिपोर्ट ये कहती है कि 2017 में ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए राज्यों और यूटीज़ को ग्रामीण विकास मंत्रालय से फंड दिया जाना था, लेकिन ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अचानक एक फैसला किया कि ये फंड हम उनको नहीं देंगे और इस फंड से हम होर्डिंग्स के जरिए अपनी तमाम योजनाओं का, सरकारी योजनाओं का प्रचार करेंगे। तो ये फंड के डाइवर्जन का मसला है। तो फंड डाइवर्जन का पहला केस जो है इस सरकार में, जो सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है, वो जून 2017 का है, जिसमें करीब 39 लाख रुपए का फंड डाइवर्ट हुआ, जो कि सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के लिए था, पर सरकारी योजनाओं के प्रचार के लिए डाइवर्ट किया गया। 39 लाख रुपए का। हर प्रदेश की राजधानी में इस पैसे से 10 होर्डिंग्स लगे। फिर उसी साल अगस्त में दोबारा 2 करोड़ 44 लाख रुपए का फंड डाइवर्ट किया गया और इससे इस बार प्रचार किया गया ग्राम समृद्धि योजना, स्वच्छ भारत पखवाड़ा और इस तरह के और सरकारी कार्यक्रमों का। और ये सारी बातें सीएजी के ऑडिट में सामने आई हैं। यानी इसको आसान भाषा में ऐसे समझिए कि सोशल सिक्योरिटी का पैसा, आम लोगों की सोशल सिक्योरिटी का जो पैसा था, वो सरकार ने अपनी योजनाओं के विज्ञापन में खर्च किया। एक चीज़ इसमें और जाननी ज़रूरी है नितिन, कि ये फंड्स का डाइवर्जन सिर्फ प्रचार के लिए नहीं हुआ है कि सिर्फ विज्ञापन ही हुए हों। सीएजी ने ये भी बताया है कि 6 राज्यों में ऐसा हुआ है कि उनके 57 करोड़ 45 लाख रुपए का ओल्ड पेंशन स्कीम का पैसा बिहार में विकलांग पेंशन के लिए दे दिया गया। यानी विद इन स्कीम्स एक स्कीम का पैसा दूसरे स्कीम में इस्तेमाल हुआ, क्योंकि वहाँ पर फंड्स उस समय नहीं थे। और राजस्थान में ऐसा हुआ कि नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम के पैसे प्रधानमंत्री आम आदमी बीमा योजना में भेज दिए गए। तो इस तरह से फंड के डाइवर्जन का ये मसला है जो सीएजी की नई रिपोर्ट में सामने आया है। अच्छा कुलदीप, इस पर मिनिस्ट्री की ऑफिशियल लाइन क्या है? क्या कैग की इस रिपोर्ट में सरकार का वर्जन भी है? देखिए, सीएजी की रिपोर्ट ये कहती है कि मिनिस्ट्री ने ये तय किया था कि ये जो प्रचार का पैसा था, विज्ञापन का पैसा था, ये आना था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत और उसी से जुड़ी अथॉरिटी को इस पैसे को अप्रूव करना था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये पैसा कहीं और से आया। रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम से नहीं आया, पैसा आया पेंशन की योजनाओं से। इसमें एक बात और है कि जो मौजूदा सरकार है, नरेंद्र मोदी सरकार, उसका ओल्ड पेंशन को लेकर के जो केंद्रीय रुख बात के दौर में रहा है और जिसे बहुत सारे राजनीतिक जानकार इस तरह भी देखते हैं कि वो सोशल सिक्योरिटी का जो भारी भरकम खर्च है, केंद्र सरकार उसको कम करना चाहती है। लेकिन उस खर्च को कम करके, उसके पीछे आर्गुमेंट ये है कि खर्च कम करके विकास कार्यों में उसको लगाया जाए, दूसरी योजनाओं में लगाया जाए। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट ये कहती है कि वो पैसा कहाँ लगाया गया? सरकारी विज्ञापनों में। इसे ऐसे समझें कि जन कल्याण के एक कोष का पैसा जन कल्याण की दूसरी योजनाओं में लगाया गया, डाइवर्ट करके। एक केस ये है। दूसरा केस ये है कि जन कल्याण का पैसा लगाया गया सरकारी विज्ञापनों में। तो जो दूसरा केस है, इसमें कई एथिकल, कई नैतिकता के प्रश्न खड़े होते हैं कि क्या एक लोक कल्याणकारी सरकार के लिए ये किसी तरह का गड़बड़ झाला नहीं है।
अच्छा, ये जो फंड डाइवर्जन है ये ऐसा नहीं कि बिना कागज़ के हुआ। ये फंड डाइवर्जन सरकारी डॉक्यूमेंट में है। मिनिस्ट्री का जो वर्क ऑर्डर होता है उसमें ये मेंशन है, लेकिन आधा अधूरा मेंशन है। उसमें सिर्फ 2 योजनाओं का जिक्र है कि प्रधानमंत्री आवास योजना और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का प्रचार किया जाएगा NSAP के फंड से। लेकिन फंड डाइवर्जन हुआ है 85 जगहों पर, बहुत ज़्यादा जगहों पर, कई योजनाओं के विज्ञापन में। मिनिस्ट्री ने यह भी कहा था कि शुरू में जो है फंड NSAP नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, जिसके तहत जैसा मैंने बताया कि सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स चलती हैं, मिनिस्ट्री ने कहा था कि शुरू में सिर्फ NSAP से फंड लिया जाएगा, लेकिन बाद में DAVP इसको टेक ओवर कर लेगा। DAVP यानी डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी, जो सरकारी विज्ञापनों का सारा खर्च देखता है, जिसके तहत विज्ञापन जारी होते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ है। हालांकि मिनिस्ट्री ने यह भी कहा है कि ये केवल प्रचार की बात नहीं थी, लोगों में कई योजनाओं की अवेयरनेस भी पहुंचानी थी, जिसकी वजह से ये सब किया गया। लेकिन जो प्रक्रिया अपनाई गई कहीं ना कहीं वो सवालों के घेरे में है। और ये सब कुछ भारत के आधिकारिक सरकारी ऑडिटर CAG की रिपोर्ट है। कुछ लोगों को अगर UPA का काल याद आ रहा हो, ख़ासतौर से UPA 2, तो वो ऐसे ही शुरू हुआ था, बस उसमें नंबर्स कहीं ज़्यादा थे, इसमें नंबर्स बहुत कम हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप आपका। चीनी कंपनी अलीबाबा, बैदू, बाइटडांस, टेंसेंट ने अपने AI को बेहतर बनाने के लिए कंप्यूटर चिप बनाने वाली US कंपनी एनवीडिया से $5 बिलियन का करार किया था। उनसे चिप मंगाए थे, लेकिन अब यह डील शायद ना हो सके क्योंकि राष्ट्रपति जो बाइडेन US टेक कंपनियों को चीन में इन्वेस्ट करने से बैन कर रहे हैं। संसद को खत लिखकर बाइडेन ने वित्त मंत्री को अधिकार दिया कि वो सेमीकंडक्टर, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, क्वांटम सूचना तकनीक और कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की फील्ड में चीन में निवेश को रोक सकते हैं या सीमित कर सकते हैं। अमेरिका ने चिंता जताई कि उसके एडवांस टेक्नोलॉजी को चीनी सेना अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकती है, जिससे अमेरिका को नुकसान पहुंचेगा। वहीं चीन ने कहा कि अमेरिका के इस कदम से दुनिया की सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित होगी। अमेरिका ने गंभीर आरोपों के साथ ये फैसला लिया है। इसका आधार और इतिहास क्या है, ये जानने के लिए हमने बात की अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रकाश खेरे से। देखें, चीन जो है, चीन के ऊपर लंबे समय से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को चुराने या उसको अपने तरीके से इस्तेमाल करने या उसको अपने तरीके से विकसित करने के आरोप लंबे समय से लगे। और आज यह भी तो हमें देखना चाहिए कि चाइना खुद रिसर्च और डेवलपमेंट में, आपने ठीक है, आपने तकनीक दी होगी और उन्होंने उसकी चोरी भी की होगी, उसका उन्होंने बेजा इस्तेमाल भी किया होगा, लेकिन आज तो ये सच्चाई है ना कि वो लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी बहुत आगे निकल चुके हैं। तो आज की जो वास्तविकता है, अब वो उसको सेना के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको सिविलियन यूज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको रॉकेट में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको गाड़ियों में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सेकेंडरी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या वह टेक्निक जो आपने दी थी वही तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं या उन्होंने अपना उसी के बेसिस पर, चाहे वो गलत तरीके से या सही तरीके से, उन्होंने अपना कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किया है कि नहीं। देखिए, सबसे दिक्कत की बात यह है कि हम यह मानने के लिए मनोवैज्ञानिक तौर पर तैयार नहीं है कि दुनिया में अमेरिका और यूरोप के अलावा कोई और तकनीक बना सकता है। प्रकाश जी, इस फैसले का प्रभाव किसके ऊपर ज्यादा पड़ने वाला है, चीन या अमेरिका? पहली चीज तो यह है कि अमेरिका और चीन के बीच में जो तनातनी चल रही है और वो अब टेक्नोलॉजी के फील्ड में, बिजनेस के फील्ड में आ रही है, तो यह एक चिंता की बात है। लेकिन जो अभी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट से रोक लगाने वाली जो अमेरिका की तरफ से बात आई है, वह यह बता रही है कि यह तनातनी अभी कुछ समय तक जो है यूं ही बनी रहेगी या ये बढ़ेगी आगे। दूसरी बात इसमें यह है कि इस निवेश को रोकने से चीन को बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, इसमें क्या बात है कि चाइना का जो हाउस होल्ड, पारिवारिक जो बचत है, वो पिछले साल 2022 में $2.6 ट्रिलियन रहा था। इस साल 6 महीने में, मतलब जनवरी से जून के बीच में, यह $1.7 ट्रिलियन रहा है। और हम जानते हैं कि चीन के पास फॉरेन रिजर्व, करेंसी रिजर्व, गोल्ड रिजर्व बहुत ज्यादा है, उसके पास इससे कोई पैसे की तंगी नहीं हुई। दूसरी तरफ आप अगर अमेरिका को देखें तो अमेरिका में जो है 1.5 ट्रिलियन से ज्यादा जो है ऑटो का लोन है, 1.5 ट्रिलियन से ज्यादा जो है स्टूडेंट लोन है, 1 ट्रिलियन से ज्यादा क्रेडिट कार्ड का लोन है अमेरिका के भीतर। और आप जानते हैं कि अमेरिका में किस तरीके से दुनिया का सबसे ज्यादा कर्जदार देश अगर है तो वह अमेरिका है। और पिछले कई सालों से चीन जो है
वो दुनिया का सबसे बड़ा देनदार बना हुआ है, क्रेडिटर है। तो एक जो क्रेडिटर है, जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा पैसे बांट रहा है, निवेश कर रहा है, उसको अगर थोड़े से पैसे की कमी भी हो जाएगी तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरी चीज जो सैमसंग की पूर्व अधिकारी और अभी सीनेट की मेंबर ने अभी जो कहा पिछले दिनों कि यह जो टेक्नोलॉजी के फील्ड में अमेरिका चाइना पे जो दबाव डाल रहा है वह अंततः नुकसानदेह होगा। अभी क्या हो रहा है, ताइवान जो है बाहर दूसरे देशों में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ताइवान में चीजें नहीं बन रही हैं। जब चीन पे बहुत ज्यादा दबाव बढ़ेगा, और अभी ही चीन ने जो है खासकर हुआवे वगैरह ने अपना सेमीकंडक्टर अपनी उनकी टेक्नोलॉजी, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में चीन दुनिया का नंबर 1 देश बन चुका है। और आप जानते हैं कि ईवी में इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल्स होते हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और टेक्नोलॉजी का, सेमीकंडक्टर्स का क्या रोल होता है। तो कुल मिला के ये जो चीजें हो रही हैं उससे चीन को बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा, बाइडेन ने संसद को लिखे अपने खत में कहा कि वो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर रहे हैं ताकि सेना, खुफिया एजेंसी, निगरानी या साइबर क्षमता जैसे जो क्षेत्र में चीन जैसे देशों से पैदा हुए खतरे हैं उनका सामना किया जा सके। निश्चित रूप से है। और आप अगर वैश्वीकरण के सपोर्टर हैं तो आप कुछ चीजों पर रोक लगा सकते हैं। कोई जो बहुत जरूरी चीज है, कोई, अब जैसे हमने अभी हमारे देश में जब खाने पीने की चीजों को लेकर चिंता हुई, मौसम को लेकर, जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंता हुई, तो हमने कहा कि भाई अभी हम गेहूं या चावल जो है हम बाहर नहीं भेज सकते क्योंकि हमारे यहाँ ये कारण है। लेकिन अगर हम हर चीज के जाने पे अगर करने लगेंगे तो फिर हम जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करते हैं, हमने WTO की मेंबरी ली है, तो उसका क्या अर्थ रह जाएगा। तो जब उनकी सुविधा हो तो फ्री ट्रेड हो, जब उनकी सुविधा हो तो वो एक तरफा जो है बैरियर लगा दें। तो यह निश्चित रूप से मामला, आखिर अगर आप रूल बेस्ड ऑर्डर पे कि भाई कोई नियम होंगे, उन नियमों का सब कोई पालन करेगा, अपने अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से उसमें छूट या उसमें कभी कभी अपने वो निर्णय लेगा, इतनी सी बात है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब बारी है भौचक की। आ गए हैं गर्वित। आसमान से टपके खजूर पर अटके, ये वाली कहावत आपने भी सुनी होगी। इसका मतलब ये होता है कि आप एक मुसीबत से किसी तरह से तो छूटे, मगर दूसरे में खुद अपना पैर फंसा दिया। ऐसा ही हुआ एक भाई साहब के साथ जब वो आंध्र प्रदेश के तिरुपति से सिकंदराबाद जा रहे थे वंदे भारत ट्रेन से। दक्षिण मध्य रेलवे जोन के विजयवाड़ा डिवीजन के एक अधिकारी ने एक बयान में इस घटना के बारे में जिक्र किया है। हुआ कुछ यूं कि ट्रेन अभी गुडूर पार कर चुकी थी और अपने डेस्टिनेशन से 8 घंटे दूर थी कि उसी वक्त एक मुसाफिर C13 कोच में दाखिल हुआ और वो देखने में संदिग्ध लग रहा था। चेहरे पर हड़बड़ाहट थी। उसने दाएं बाएं देखा, फिर ट्रेन के शौचालय में घुस गया और अंदर खुद को बंद कर लिया। शुरू में तो लोगों ने देखा कि कोई शख्स अंदर गया है पर बाहर नहीं आया, लेकिन फिर किसी को ध्यान नहीं रहा। कुछ घंटे गुजर गए, लेकिन तभी अचानक ट्रेन में फायर अलार्म बजने लगा। लोग घबरा गए क्योंकि कुछ दिन पहले ही 17 जुलाई को कुरवाई स्टेशन के पास वंदे भारत ट्रेन की ही C14 बोगी में बैटरी से आग लग गई थी। तो इस बार के फायर अलार्म से भी लोग घबरा गए। ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशर चालू हो गया, एरोसोल स्प्रे होने लगा, पूरी बोगियों में धुआं भरने लगा। सुनिए, ये आवाज उसी कोच के अंदर की है। अरे आप कहाँ लगी है? पता ही नहीं चल रहा कुछ हुआ क्या है। अब आनन फानन में रेलवे पुलिस ने जांच शुरू की तो नजर एक शौचालय की खिड़की की तरफ भी गई। वहां से भी अग्निशामक धुआं उठ रहा था। पुलिस ने खिड़की पर लगा कांच का शीशा तोड़ा तो अंदर का नजारा देखकर हैरान रह गए। वही भाई साहब जो ट्रेन के अंदर हड़बड़ाहट में घुसे थे, वो मजे से अंदर बैठे बीड़ी पी रहे थे। उनका कहना था कि उनके पास टिकट नहीं था, इसलिए बाथरूम चले गए, लेकिन बहुत देर तक बाथरूम में बैठे बैठे बोर हो गए तो बीड़ी जला ली। उन्हें नहीं पता था कि बीड़ी जलाते ही अलार्म बज जाएगा, और फिर जब बज ही गया तो सोचा चलो बीड़ी पूरी खत्म कर लें। इसके बाद बीड़ी पीने वाले इन महाशय पर कुछ मुसाफिरों ने अपना हाथ साफ करने की पूरी कोशिश की है, पर पुलिस ने उसे बचा भी लिया। ट्रेन 30 मिनट लेट हुई और इन बीड़ीबाज भाई साहब को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू हो गई है। तो अगर आप सिगरेट बीड़ी पीते हैं और आपको लगता है कि ट्रेन के शौचालय में आपको सिगरेट पीते हुए भगवान के सिवा कोई नहीं देख रहा है, तो इस भौचक को एक बार फिर सुनिएगा। गर्वित श्रीवास्तव, आज तक रेडियो। शुक्रिया गर्वित। और आज गुरुवार है, पढ़ाकू नितिन का दिन, और आज हमने एक बड़े ही खास टॉपिक पर बात की है, और ये टॉपिक है इज्तिहाद,
हो सकता है आप में से कई लोगों ने पहली बार इस शब्द को सुना हो, लेकिन है बहुत अहम। इस्लाम में इसका अपना एक बड़ा रोल है। ये क्या है, कैसे होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये सुनिएगा आज के पढ़ाकू नितिन में। उम्मीद है आपको मज़ा आएगा और बताइएगा कि मज़ा आया या नहीं, या फिर किस और टॉपिक पर हम बात कर सकते हैं radio@aajtak.com पर। आज का शो प्रोड्यूस किया है चेतना काला ने, साउंड मिक्सिंग की है कपिल देव सिंह ने। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। अपना बहुत ख्याल रखिए और सुनते रहिए आज तक रेडियो।